हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अति लघुत्तरी में पूछे जाते हैं विज्ञान में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ अभी 2 चैप्टर का लिया है, अभी कुछ क्वेश्चन उसमें बचे हुए हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम यहाँ पर है तल पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण और तल पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो इसको किस तरीके से समझेंगे? तो यहाँ पर ये क्या है? एक परावर्तक तल है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये क्या है? एक दर्पण है। और यहाँ पर दर्पण का एक भाग क्या होता है? चिकना हो, दर्पण का भाग जो होता है वो चिकना होता है और एक तरफ क्या की होती है? कलई की होती है, यानी कि उस पर पॉलिश किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जब प्रकाश आता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, इस घटना को ही परावर्तन कहते हैं। जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, ये तो हो गया सिर्फ परावर्तन। लेकिन इसका नियम जो है पहला, कि यहाँ पर जी जो आपतित किरण आता है यहाँ पर जिस बिंदु पर यहाँ पर गिरता है, ठीक है, जिस तल के जिस बिंदु पर गिरता है यहाँ पर क्या बनाया जाता है? एक अभिलंब बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है, अगर इस साइड ऐसे पूरा बनाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपतन कोण कहते हैं, जिसको किससे लिखा जाता है? आई से लिखा जाता है। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच को कहा जाता है परावर्तन कोण, जिसे किससे लिखा जाता है? आर से लिखा जाता है। ठीक है, तो यही इसका पहला नियम था। उसके बाद दूसरा नियम है आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर ये एक तल है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों किस तल में है? सिर्फ एक ही तल में है। ठीक है, तो ये दूसरा इसका नियम हो गया। ठीक है, अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? कैपिटल आर से लिखते हैं, याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस दूरी दिया गया है एफ बराबर 40, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो एफ होता है फोकस दूरी वो क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस का दुगुना होता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा में? दर्पण के दुगने दर्पण के फोकस दूरी के दुगने को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर r बराबर कितना हो गया? 2f। तो यहाँ पर 2 गुणे f के स्थान पे कितना रखेंगे? -40। तो यहाँ पर कितना आ गया? -80 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई होती है। लंबाई लेकिन माइनस नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 80 सेंटीमीटर है। यहाँ पर चिन्ह बिल्कुल भी नहीं मेंशन करना है। ये किससे पता चल जाता है ये दर्पण कौन सा है? अवतल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है दर्पण सूत्र लिखिए। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर u क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर एक कोई भी दर्पण बना दें, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण है और ये जो पॉइंट होता है इसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये हमारा ध्रुव हो गया, जिसको किससे लिखा जाता है? पी से लिखा जाता है। यहाँ इस बिंदु से लेकर, और जब वस्तु रखते हैं, वस्तु हमेशा किस पे रखा जाता है? मुख्य अक्ष पे। ये जो अक्ष है इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक वस्तु हमारे पास रखा गया है। ठीक है, ये हमारा वस्तु है, इसका नाम दे देते हैं, मान लेते ये ए है, ये बी है। तो यहाँ से दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? इसका u कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद भी है, भी का मतलब क्या होता है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। मान लेते हैं अगर प्रतिबिंब यहाँ पर बना तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? इसकी भी कहलाएगी। ठीक है, और यफ क्या होता है? यफ वह बिंदु होता है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी का मतलब यहाँ पर अगर इसको परिभाषा से समझना चाहें तो दर्पण की फोकस दूरी वह दूरी होती है जहां पर समांतर किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और इस फोकस से, ठीक है, इस फोकस से
इसके ध्रुव की बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्रकाश किरण कांच के गुटके पर लंबवत गिरे तो अपवर्तन कोण कितना होगा, विचलन कोण कितना होगा। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, शून्य होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये लंबवत आ रहा है। लंबवत का मतलब यानी कितने डिग्री बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप में आता है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें भी हैं जो बहुत ही ज्यादा खास हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक तथा न्यूनतम होता है। तो जो बैगनी रंग का होता है प्रकाश, उसके लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है, और लाल रंग के लिए क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक है, क्रांतिक कोण को किससे लिखा जाता है, कैपिटल सी से लिखा जाता है। तो n बराबर 1/sin c। ठीक है, और यहाँ पर ये किससे आया है, स्नेल के नियम से आता है। ठीक है, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है n इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, साइन आर, और यहाँ पर आई के स्थान पे कितना अंश यहाँ पर रख देते हैं, 90 अंश रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्थिति बनती है उसको क्या कहते हैं, क्रांतिक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर साइन 90 अंश का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके स्थान पे क्या हो रखते हैं, यहाँ पर सी रखते हैं। ठीक है, तो साइन सी हो जाता है। तो n इक्वल टू 1/sin c, ये फार्मूला बन जाता है इसके लिए। ठीक है, इन दोनों के संबंध के लिए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पर दिया गया है, ये एक संलग्न फिगर दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि क्या बताना है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बताना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, उसमें से एक ये है, अति लघुत्तरी का है, जल्दबाजी में गलती होती है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है किस तरीके से। यहाँ पर दिया गया है आपतन कोण, आपतन कोण आपको सबसे पहले निकालना है आपतन कोण। यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं 60 अंश लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन 60 अंश बिल्कुल नहीं होगा। जब भी हम कोण नापते हैं वो हमेशा किससे नापते हैं, अभिलंब से नापा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ से कोण नापते हैं, अभिलंब से नापते हैं। यहाँ पर ये अभिलंब बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से हम नापेंगे तो ये 60 है। ठीक है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कोण कितना होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपतन कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपतन कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया। अब यहाँ पर परावर्तन कोण किस तरीके से नापेंगे, यहाँ पर ये 45 अंश है, लेकिन यहाँ पर हमने बताया ये अभिलंब वाली रेखा से आपको नापना होता है। तो इधर अगर 45 है तो इधर ये कितना बचेगा, ये भी कितना बचेगा, 45 बचेगा, क्योंकि 45 और 45 ही 90 होते हैं। या आप इसको इस तरीके से घटा सकते हैं, 90 माइनस कर देंगे यहाँ पर 45। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ पर रखेंगे मान साइन, यहाँ पर आई के स्थान पे कितना रखेंगे, 30 अंश रखेंगे, साइन 30 अंश बटा यहाँ पर क्या रखेंगे, साइन 45 अंश। तो साइन 30 अंश का मान यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और पूरे का बटा यहाँ पर इसके स्थान पे रखेंगे 1/√2। तो ये √2 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/2, क्योंकि बीच वाला गुणा बीच में होता है। ठीक है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पर √2 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2/2√2। ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। और आपको ये ध्यान रखना है, ये यन है, यन मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप पता लगाओ मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता है अपवर्तनांक का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या तात्पर्य है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम फिगर से आपको समझाएं, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक क्या बना दिया, यहाँ पर एक लेंस बना दिया। ये कौन सा लेंस है, तो आपको पता होगा ये कौन सा लेंस है, ये है अवतल लेंस है। अवतल लेंस में क्या होता है, किनारे का भाग मोटा होता है और बीच वाला भाग क्या होता है, पतला होता है।
तो इस तरीके से यहाँ पर इसको बनाया जाता है मुख्य अक्ष, और यहाँ पर एक ऐसी रेखा जो आए सीधे निकल जाए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका प्रकाशिक केंद्र, जिसमें कोई भी विचलन ना हो, ठीक है, वही होता है इसका प्रकाशिक केंद्र। अगर यहाँ पर उत्तल का बनाए, मान लेते हैं कि क्या है, उत्तल लेंस है, और यहाँ पर ये इस तरीके से पॉइंट है, और ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर आया प्रकाश और ऐसे सीधा निकल गया, तो इस पॉइंट को ही क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। और प्रकाशिक केंद्र को किससे लिखते हैं, कैपिटल सी से लिखते हैं, और कहीं कहीं क्या लिखा जाता है, ओ से भी लिखा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा, आभासी और छोटा होता है, ठीक है, आभासी और छोटा, ये आपको ध्यान रखना है दोनों पॉइंट। आभासी किस में बनता है, अवतल में बनता है, और छोटा किस में बनता है, अवतल में ही बनता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र। लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, एम इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू। आई क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ क्या होता है, वस्तु की लंबाई, और भी क्या होता है आपको पता ही है, भी अभी अभी बताया हमने कि उसके उसके ध्रुव से। और यहाँ पर क्या लेंस है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरी खास बात ये है, ये इसलिए पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये लेंस लिखा गया, लेंस के रेखीय आवर्धन के बारे में पूछा गया। अगर यही आपको यहाँ पर दर्पण कहा जाए, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, दर्पण के लिए है, यहाँ पर हम लिख देते हैं दर्पण के लिए। दर्पण के लिए क्या होता है, एम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान यू, सेम ही होता है, बस यहाँ पर चिन्ह क्या लगता है, माइनस लगता है। ये आपको नोट पॉइंट में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है, इस दशा में यू तथा भी के अनुपात बताएगी। यू तथा भी के अनुपात बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया उसको यहाँ पर रखा गया है। तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात कितना है, 1:4 है। तो यहाँ पर हमने 1:4 रखा, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना है u बटा भी, ठीक है। u बटा भी किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से हम देखें अभी अभी जो सूत्र बताया गया, तो यहाँ से i बटा ओ बराबर कितना होता है, v बटा u, ठीक है। i बटा ओ बराबर v बटा u, लेकिन हमें निकालना क्या है, u बटा भी निकालना है, यानी कि u बटा भी। इसको अगर हम उल्टा कर दें तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, तो ये o ऊपर चला जाएगा और i नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर ये भी है, आपको ध्यान रखना है। तो u ऊपर चला जाएगा और भी हमारा नीचे आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, और o बटा i यहाँ पर हमें दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है, 1/4 बराबर u बटा भी। यहाँ पर आगे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसका परिभाषा भी थोड़ा देख लेते हैं। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। उसकी यहाँ पर किसके लिए लगाया गया है, लेंस के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, लेंस की प्रकाश की किरण को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश की क्षमता को बढ़ाना या घटाने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र बराबर क्या होगा, 1 बटा फोकस दूरी। और लेंस की क्षमता को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं, और फोकस दूरी को F से लिखते हैं। ये सूत्र तब लगाते हैं, P इक्वल टू 1/F तब लगाते हैं जब ये मीटर में होगा, और यहाँ पर P इक्वल टू 100/F तब लगाते हैं जब ये सेंटीमीटर में होगा। F हमारा किस में दिया होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा। और जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये आपको बहुविकल्पी में भी डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, इस तरीके के बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको ऑप्शनल में भी पूछ सकता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं बहुविकल्पी में आपको यहाँ पर 7 कर देगा और यहाँ पर पावर में 6 करके पूछा जाता है।
तो उसके बाद कहा गया उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, या फिर आपको ये डायरेक्ट सूत्र याद रखना है n=c/v। ठीक है, n=c/v। n क्या है? अपवर्तनांक है, c क्या है? प्रकाश की चाल है, और v क्या है? यहाँ पर जो हमसे पूछा जाए जिस माध्यम में, ठीक है, माध्यम की प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक यहाँ पर कितना है? 1.5। तो इसके स्थान पे कितना रखेंगे? 1.5 बराबर। और यहाँ पर प्रकाश की चाल कितना है? c 3 × 10⁸। तो यहाँ पर 3 × 10⁸। और बटे में यहाँ पर क्या रखेंगे? भी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें भी पता करना है, तो भी को हम इस तरफ भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भी बराबर 3 × 10⁸ बटा, और इसको यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, 1.5, और 1.5 का दुगुना ही कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर भी बराबर कितना आ जाएगा? भी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, दिया गया है जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इसको हल करना होगा। तो यहाँ पर हमने सूत्र इसको बना के लिख दिया है, और अभी भी बताया n=c/v होता है। लेकिन इस बार हमें क्या करना है? इस c को पता करना है, और n हमें कितना दिया गया है? अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है। इसके स्थान पे क्या रखेंगे? 4/3 रखेंगे, और यहाँ पर c पता करना है, और भी हमें दिया गया है 2.25 × 10⁸। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये बटे में है, इस तरफ जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा। 4 × 2.25 × 10⁸ हो जाएगा, और बटे में कितना है? 3 है, और यहाँ पर बराबर में क्या बचेगा? c, क्योंकि हमें c पता करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो इसका गुणा कर लेंगे। जब सभी को हल करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 × 10⁸। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड बराबर c। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 व 3/2 है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। वायु के सापेक्ष, यहाँ पर जब भी आपको कहा जाए के सापेक्ष, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जब भी के सापेक्ष कहा जाए वो हमेशा आगे रहता है यहाँ पर। ठीक है, n लिखते हैं, अपवर्तनांक का चिन्ह बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर के सापेक्ष जिसके साथ रहेगा उसको यहाँ पर हम आगे रखते हैं। यहाँ पर वायु है, वायु का मतलब क्या होता है? एयर। ठीक है, तो यहाँ पर एयर लिखा जाता है। और जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो यहाँ पर कहा गया पहले हमें जल के साथ करना है, यानी कि AN W बराबर कितना है? 4/3 है। और उसके बाद कहा गया है AN, इस बार कांच है, कांच को हम क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं। तो यहाँ पर ANG बराबर कितना है? 3/2 है। और पूछा गया है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। जल का कांच के सापेक्ष, के सापेक्ष किसके साथ लगा है? कांच के साथ लगा है। तो यहाँ पर हम कांच को पहले लिखेंगे, यानी कि G लिखेंगे ग्लास, और N लिखेंगे, और G ये जो बचा हुआ है W यानी कि वाटर, इसको बाद में लिखते हैं। और ये जो सूत्र बनाया गया है ये कैसे बनाया गया है ये आपको बताते हैं। यहाँ पर जो लास्ट में रहता है W, ठीक है, यहाँ पर जो भी लास्ट में रहता है उसको एक A से रिलेट किया जाता है, ANW। और अगला AN यहाँ पर जो शुरुआत में रहेगा उसको यहाँ पर बाद में लिखते हैं, ANG। अब क्या करेंगे? इसका हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ANW का मान कितना है? यहाँ पर देख सकते हैं, ANW का मान है 4/3 बटा ANG का मान कितना है? 3/2। ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 4 दूना 8, और यहाँ पर हो जाएगा 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगला है, यहाँ पर दिया गया है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पर अभी अभी हमने बताया के सापेक्ष आपको देखना है, के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसके साथ कहा गया है
वायु के। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एन, और क्या बचा हमारे पास, कांच यानी कि ग्लास। और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, देखते हैं, वायु का कांच के सापेक्ष, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक के सापेक्ष किसके साथ लगा है, कांच के साथ लगा है, तो कांच को हम लिखते हैं ग्लास। उसके बाद लिखेंगे एन, और यहाँ पर बचा क्या, ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यही इसका उल्टा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ए एन जी है, यहाँ पर जी एन ए है, इसी का उल्टा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका सूत्र बना के 1/a_n_g। तो यहाँ पर रखेंगे 1/1.5, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ये आएगा 0.67। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस, और लेंस कैसा है, उत्तल है, की क्षमता ज्ञात कीजिए। और उत्तल जो होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। तो P = 1/f, ये सूत्र लगाएंगे। कब लगाते हैं ये सूत्र, जब ये मीटर में होता है। तो यहाँ पर मीटर में हमें दिया गया है, तो 1/, यहाँ पर क्या रखेंगे, f के स्थान पे 2 रखेंगे, 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ऐसे चाहे डी लिख दें या फिर हिंदी में पूरा लिख सकते हैं।